गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फिलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ही कि मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, जिसका मैंने पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बताया। एंड अभी मैं बताने वाली हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो ये है पार्ट 3, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, बट वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि आप लोगों को भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आपको जो भी कुछ चीज़ें कमी लग रही है या कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स देख के। तो प्लीज़ 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 कमेंट किया कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। तो थोड़ी सी नहीं, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि दोनों बच्चों को हैंडल करने के बाद मुझे वीडियो बनाना होता है। जब उनको सुलाती हूँ तब वीडियो बनाती हूँ, तो मेहनत तो लगती ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, और मेरे 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मुझे लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया था। तो उसका मुझे पता चला था। फिर उसको मैंने कैसे उसका क्योर किया, उसमें प्रिकॉशंस वगैरह क्या लिए थे, सिम्टम्स वगैरह क्या थे, वो मैंने बताया था। फिर उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो बहुत कम हो गया था, उसका लेवल बहुत कम था। तो उसके बारे में बताया था कि मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो उस चीज़ के बारे में मैंने बताया था। और फिर मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल है हेयर फॉल होना, और सबके होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं होते। तो उसके बारे में मैंने बताया है। और तो चलिए अभी बात करते हैं 7, 8, 9th मंथ के बारे में, जो कि अब तो जैसे होता है ना, 5th 6th मंथ से आपको बच्चे की प्रेजेंस भी फील होने लगती है, उसकी मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें ना उतना समझ में नहीं आता है कि कब कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई कब से पता चलेगा, कब से पता चलेगा। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि थोड़ा लेट ही पता चलता है हमें, क्योंकि हम उसको फील, मतलब वो हमें मालूम नहीं है कि किस तरीके से होता है। तो स्टार्टिंग में तो वो हल्का फुल्का भी होता है ना, 4th 5th मंथ में तो हमें उतना पता नहीं चलता, वो थोड़ा हमें देर से ही पता चलता है, जब अच्छे से बच्चे किक मारते हैं या उनकी अच्छी खासी मूवमेंट होती है, तब हमें पता चलना शुरू होता है। तो मुझे भी 5th मंथ से पता चलने लगा था। और इतना ज़्यादा मेरा तो हमेशा ये अपर साइड में ही रहता था, ऐसा लगता था उसका पैर या कुछ भी अटका हुआ है मेरे यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं जब भी बैठती थी ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और उसके बाद फिर जो भी हमारा बेबी बम होता है वो भी 5th 6th मंथ से पता चलने लगता है। 4 मंथ तक तो उतना नहीं पता चलता, लेकिन 5th 6th मंथ से पता चलने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद जो था मेरे 6, 7, 8 मंथ जो थे वो तो काफ़ी ठीक थे, अच्छे निकल रहे थे। और उसके बाद जो होता है, मतलब मैंने बताया सारे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैं ले रही थी। और खाने-पीने की चीज़ें भी ठीक हो गई थी, मुझे भूख लगने लगी थी टाइम टू टाइम, थोड़ी-थोड़ी देर पे भूख लगने लगती है जब आप आगे के स्टेजेस में जाते हैं तो। तो ऐसा ही हो रहा था। पानी वगैरह मैं सब कुछ ठीक से ले रही थी। और इंजेक्शंस मेरे 2 मंथ लगे थे, तो उसके बाद बंद हो गए थे। उसके बाद मुझे जो सैशे मिला था वो पीने के लिए, वो कंटिन्यू था मेरे 9 मंथ तक, क्योंकि डॉक्टर को डर था कहीं आगे फिर से कुछ ऐसे ना हो जाए दिक्कत, तो इसलिए वो कंटिन्यू था। और फिर दवाइयाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, जो मेन दवाइयाँ होती हैं वही चल रही थी, और फ्रूट्स वगैरह तो मैं ले ही रही थी। उसके बाद होता है बहुत एक तो थोड़ी बहुत बाद में जैसे-जैसे टाइम आने लगता है, पास आने लगता है, तो प्रॉब्लम हमें होती ही है, लेटने में, उठने में, बैठने में, काम करने में, सारी चीज़ों में। बट 8 मंथ तक मैंने कुछ किया नहीं था। मैं नॉर्मल, हाँ, बस 2 मंथ बेड रेस्ट लिया था। उसके बाद मैं किचन में जाने लगी थी, खाना वगैरह बनाने लगी थी, बट झाड़ू-पोछा नहीं करती थी मैं। 8 मंथ तक मैंने झाड़ू-पोछा वगैरह नहीं किए थे। और बाकी चीज़ें जैसे हैं वो भी चीज़ें, बस मतलब मैं किचन का काम कर लेती थी। किचन में खाना बनाना, बर्तन वगैरह थोड़े बहुत है वो सब धो लेती थी। ये सारी चीज़ें कर लेती थी मैं। वो मैंने प्रेगनेंसी जिस दिन मेरी बेबी डिलीवरी हुई हो उस दिन भी मैं करके गई थी। बस 2 मंथ मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट लिया था। उसके बाद मतलब उसके जो भी मंथ्स हैं उसमें मैंने 7 मंथ्स मतलब मैंने काम किया है, ये सब खाना वगैरह। और उसके बाद फिर जब आता है हमारा डिलीवरी का मतलब टाइम आने लगता है, तो मतलब मुझे ना ऐसे बहुत यहाँ पे जलन होने लगती थी, पेट में दर्द होने लगता था, कभी अचानक पेट में, वो तो ऐसे भी होता ही है दर्द, कभी दर्द आता है, कभी दर्द जाता है, तो वो वाली फीलिंग आने लगी थी, वो सब फ़ील होने लगा था। और मुझे यहाँ पे बर्न होने लगता था, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती थी अचानक से रहते-रहते, तो ये सारी चीज़ें भी होती थी। तो उसके बाद फिर जो आता है मेरी प्रेगनेंसी का डे, सॉरी मेरी डिलीवरी का डे, तो मैं ना हमारा उस टाइम 2021 में ना दिवाली थी 4th नवंबर को। तो उस टाइम मेरी जो मम्मी जी हैं वो आई हुई थी, यहाँ पे गाँव पे आई हुई थी, और मैं थी पटना, और मेरे हस्बैंड भी गाँव पे थे। बट उनको मम्मी जी ने फिर पटना भेजा। फिर हमारी दिवाली निकली, दिवाली अच्छे से निकली। दिवाली के नेक्स्ट डे ना मेरे को उसी टाइम हमारा चेकअप का डेट था, डॉक्टर से मिलने जाना था। तो हम लोग 5th को गए, 5th नवंबर को। तो जब गए चेकअप के लिए तो टाइम तो लगा ही, बैठे-बैठे दिमाग ख़राब हो जाता है ये वेट करने में। उसके बाद जब डॉक्टर ने चेक किया,
डॉक्टर ने नहीं चेक किया। पहले फर्स्ट में जब वो बीपी वगैरह चेक करते हैं ना कंपाउंडर लोग बाहर में, तो वो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया। तो 1 नहीं 2 बार चेक किया, 2 नहीं 3 बार चेक किया उन्हें, बट मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया था उस टाइम। तो वो लोग भी पूछ रहे थे कुछ स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं भई ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गई, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे कोई टेंशन, हाँ, बस थोड़ी बहुत ये लग रही थी कि अब डिलीवरी डेट जो है वो नज़दीक आ रही है। और ऊपर से उस टाइम लगता है ना कि बस कब कब बेबी बाहर आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी होने लगती है। तो वो वाला सीन थोड़ा था। उसके बाद फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेक किया, तो वो बोले कि बेबी बिल्कुल रेडी है। और जब बीपी देखा तो वो बोल रहे कि आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो बेबी को हार्म हो सकता है क्योंकि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। फिर मुझे बीपी की भी दवाई दी और फिर मेरे को तुरंत ही एडमिट होने बोला, बट हम लोग रात में गए थे तो हमने बोला कि अभी नहीं, हम लोग कल एडमिट हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है आप कल सुबह एडमिट। तो हम लोग सुबह मतलब मैं सुबह एडमिट हुई। फिर मेरे को पेन वगैरह तो वैसा नहीं था, बस पेन मेरे को आता था, जाता था, 5 मिनट रहता था और फिर चला जाता था, फिर दिन भर नहीं होता था, इस तरीके से वाला पेन आ रहा था कभी कभी दिन भर में। तो वही वाला पेन था। तो फिर मेरे को पेन इंड्यूस करने के लिए उन्होंने दवाइयाँ दी, सलाइन वगैरह चढ़ाए और दवाइयाँ इतनी ज़्यादा चढ़ाई, मतलब 3-4 इंजेक्शंस लगाए मेरे को पेन के लिए, पेन इंड्यूस करने के लिए। और इतना वो पेनफुल था, पहले तो स्टार्टिंग में वो पेन नहीं उठ रहा था, उसके बाद जो वो 12 बजे से मेरा पेन उठना स्टार्ट हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। और ऐसे डॉक्टर को करना नहीं चाहिए। बाकी डॉक्टर्स बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बाकी जगहों पे दिखाया, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में भी, कि डॉक्टर्स को इतना ज़्यादा पेन इंड्यूस करने के लिए इंजेक्शन नहीं देना चाहिए और ज़बरदस्ती बेबी नहीं डिलीवर कराना चाहिए था। बीपी नॉर्मल वगैरह करने के लिए दवाई वगैरह दे सकते थे, बट उन्होंने पेन इंड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन हुआ और फिर बेबी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो जब मेरी डिलीवरी हुई, मैं दिन भर पेन में थी। ऊपर से मुझे उन लोगों ने लेबर रूम में ही रखा, मुझे मुझे और वहाँ पे, और मेरे को मतलब जब पेन उठ रहा था ना तो समझ में नहीं आ रहा था, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा वो पेन होता है। तो और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी लग रहा था कि कोई है नहीं मेरे पास। मैं बार-बार बोल रही थी बस मुझे मेरे हस्बैंड से एक बार मिलने दीजिए, एक बार बुला दीजिए, या फिर मैं बस यही बोल रही थी, मतलब मैं पूरे टाइम रो रही थी और सिर्फ़ माता रानी का नाम ले रही थी। और मैं इतना बोल रही थी कि बस मतलब जल्दी मेरी डिलीवरी जल्दी करा दीजिए। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब मैं यही बोल रही थी बार-बार। और मेरे साथ एक और थी, तो उनको तो उन लोगों ने रूम में भेज दिया था। मुझे और ये लग रहा था कि मुझे रूम में क्यों नहीं भेज रहे? मुझे यहाँ पे क्यों रखे हुए लेबर रूम में? और वहाँ पे बस 2-3 नर्सेज़। और तो मेरे को बहुत ज़्यादा और पेन होने लगा। फिर रात में 8 साढ़े 8 बजे, 8 बज के 29 मिनट पे बाबू जो है उसकी डिलीवरी हुई। और बस उन्होंने, और डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई है। उसके बाद मुझे बस ये चीज़ें सुनाई दी कि बेबी ये डिलीवरी देर से करवाई हुई है क्या? टाइम से देर से आए हुए हैं। बेबी ने ये खा लिया, वो खा लिया, मुँह में गंदा पानी ले लिया है, जल्दी से इसको एनआईसीयू में डालो, ये डालो, वो डालो, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स लोग वो करने लगे। और इस बाबू ना रोया नहीं था, वो हल्का-सा रोया था और उसके बाद वो रोया नहीं था। उसकी वजह से और उन लोगों ने उसको 3 से 4 दिन तक एडमिट किया। मैंने बस डॉक्टर ने मुझे बताया, उसके बाद मतलब जैसे डिलीवरी, उसके बाद मुझे इंजेक्शंस दे दिए। मुझे समझ में नहीं आया मैं हूँ कहाँ, मेरा सर पूरा घूमने लगा, मैं बेहोश हो गई थी उसके बाद तो। उसके बाद बाकी चीज़ें हुई, फिर मुझे रूम में लेके आया गया 1-2 घंटे बाद, बाकी से जब मुझे होश आया बाकी चीज़ें हुई। मैंने 2 से 3 दिन तक बाबू को देखा, मतलब देखा, नेक्स्ट डे मैं देखने गई थी। उसको यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा के रखे हुए थे। हर तरफ से उसको कभी कहीं इंजेक्शंस लग रहे, कहीं-कहीं इंजेक्शंस, आप लोग उस टाइम देखते ना, मतलब मैं जानती हूँ, मैंने उसको देखा तो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था। इतना छोटा बच्चा, उसको इतने ज़्यादा कष्ट में रखा हुआ है इन लोगों ने। और जबकि आप लोगों को पता है बाबू को ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था जितना उन्होंने उस चीज़ को बड़ा किया और उसको एडमिट किया। वो मैं डॉक्टर के बारे में क्या ही बोलूँ, वो उसको उन्होंने रखा, उसके बाद फिर 3-4 दिनों बाद बोलते हैं कि इसकी प्लेटलेट्स डाउन जा रही है, हमें ब्लड चढ़ाना होगा, तो ये चढ़ाना होगा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और बहुत ज़्यादा हम लोग सबको ही डर गए। और उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड, भैया ये सब गए कि ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा, बाकी चीज़ें करनी होंगी। तो जब वहाँ पे दूसरे डॉक्टर से मिले, उन्होंने मतलब हम लोगों को ऐसा डाउट लग रहा था कि शायद इतना नहीं है, क्योंकि बाबू 3 साढ़े 3 केजी का हुआ था, बहुत ही हेल्दी था, सब कुछ अच्छे से हो रखा था। फिर दूसरे एक और डॉक्टर हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि आप बस लेकर आइए उसको, कैसे भी वहाँ से निकाल कर लेकर आइए। उन्हें सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई गई। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ बच्चे को दिक्कत है नहीं, जॉन्डिस है और कुछ और हल्का सा इन्फेक्शन वगैरह है, जिसको हम लोग दवाई से भी ठीक कर सकते हैं। तो फिर हमने नेक्स्ट डे उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से निकाला। वो निकालने नहीं दे रहे थे, जब बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा किया गया और तो उसको निकाला हम लोगों ने, ज़बरदस्ती बोल सकते हैं, ज़बरदस्ती निकाला गया। उसको जब उन डॉक्टर के पास ले, हमें डर, मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था कि इन लोगों ने इसको ऑक्सीजन वगैरह लगा के रखा है, कहीं बिना ऑक्सीजन के हम लोग लेके गए तो इसको कुछ और प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो जाएगी ना। बट भगवान जी की कृपा से कुछ ऐसा हुआ नहीं, बाबू बिल्कुल ठीक था। बस उन्होंने 2 दवाइयाँ दी, एक इन्फेक्शन के लिए और एक जॉन्डिस के लिए। उसके बाद बाबू बिल्कुल ठीक हो गया, टच वुड, टच वुड, उसको कभी कुछ नहीं हुआ वैसा। बाकी मतलब डॉक्टर लोग भी यार कैसे होते हैं ना कि थोड़े से पैसे के लिए किसी छोटे प्यारे से छोटे से बच्चे को बिना मतलब इधर इधर इंजेक्शन दे रहे, उधर इंजेक्शन दे रहे, इधर बांध के रखा है, इधर कुछ लगा रखा है, इधर इंट्राकेट लगा रखा है, मतलब पता नहीं उन लोगों का क्या ही होता है, कुछ डॉक्टर्स कैसे होते हैं।
तो बस यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर बाबू ठीक होता गया और फिर ती जब तक बाबू था उस हॉस्पिटल में तब तक मैं भी थी। और जब इतनी सारी चीज़ें हुई, जब पता चला कि हमारा फैमिली, और फिर ना पता है ऐसा होता था ना कि आप लोगों को ऐसा होता था ना कि जब भी जाओ तो बाबू सोया हुआ है। उसकी रोने की आवाज़ हम लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। मतलब हमें लगता था कि एक बार हम लोग, जब हम लोग मिलने जाते हो तो वो जागा हुआ हो या उसकी रोने की आवाज़ सुने या कुछ भी सुने। बट जभी भी जाओ तो उसको ना इंजेक्शंस वगैरह दे के वो लोग सुलाए ही रहते थे, वो सोया ही रहता था। तो इसकी वजह से ना फिर हमें और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मतलब फिर ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ये लोग, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना जिसकी वजह से जानबूझ के वो लोग उसको इंजेक्शंस वगैरह दे रहे हैं या फिर जानबूझ के उसको रख रहे हैं। फिर हमने जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कुछ इन्फेक्शंस है, उसको थोड़े बहुत इन्फेक्शन है बट ऐसा नहीं है। बट फिर इसी के साथ दूसरे डॉक्टर के पास जब हम लोग गए हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक हो गई। बाबू फिर घर आ गया 3 डेज़ के बाद, और उसको फिर मैंने फर्स्ट टाइम गोदी लिया था, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि आप जिसको, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बस इतना ही अभी के लिए गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।